एक से बढ़कर एक ड्रग माफिया हुए, एक से बढ़कर एक क्रिमिनल हुए, परंतु साउथ अमेरिका के कोलंबिया में एक ऐसा ड्रग माफिया था जो कोलंबिया की जीडीपी जो कि 39 बिलियन डॉलर थी उसका 65% अकेला होल्ड करता था। उसकी कमाई का 10% हिस्सा हर साल चूहे कुतर देते थे, जो कभी पैसों को गिनता नहीं था, पैसों को तोलता था, क्योंकि इतने सारे पैसों को गिनना असंभव था। पास इतना अपार पैसा था कि वह अपने पैसों को आलीशान होटल्स, आलीशान बिल्डिंग्स, प्राइवेट जेट्स, सबमरीन्स, लग्जरी कार्स एवं प्राइवेट पूल्स में पानी की तरह बहाता था। एक बार की बात है, कोलंबिया के घने जंगलों में अपनी बेटी को ठंड लगने पर उसने नोटों के बंडल जला दिए थे ताकि अपनी बेटी को ठंड से बचा सके। दुनिया के उस सबसे ताकतवर एवं सबसे पावरफुल ड्रग माफिया के लिए सिर्फ एक ही कानून था, प्लाता एवं प्लोमो। प्लाता का मतलब मेरे साथ हाथ मिला लो, इतना अमीर बना दूंगा कि आपकी 7 पुश्तें बैठकर खाएगी। प्लोमो का मतलब मेरे खिलाफ अगर जाने की जरूरत भी की तो आप तो ठीक, आपके पूरा खानदान का नामो निशान मिटा दो। इसके इस खतरनाक नियम की वजह से चाहे पुलिस हो या मिनिस्टर, चाहे जजेस हो या जर्नलिस्ट, सब उसकी जेब में थी। जिसने भी उसके खिलाफ जाने की जरूरत की उसने उनको हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री में लगभग 4000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिए, जिसमें केवल 600 से ज्यादा सिर्फ पुलिस वाले थे। खौफ इतना था कि उसके नाम मात्र से लोगों की रूह कांप जाती थी और इतना पावरफुल था कि उसके एक इशारे मात्र से देश का संविधान बदल जाता था। वह अरेस्ट भी हुआ तो सिर्फ अपनी मर्जी से अपनी ही बनाई हुई जेल में, एक ऐसी जेल जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं। जेल से बैठकर वह पूरे ड्रग कार्टेल को कंट्रोल करता था, चलाता था। रोमांचक पहलुओं को समेटे हुए यह कहानी है दुनिया के सबसे पावरफुल खूंखार ड्रग लॉर्ड कोकीन किंग पाब्लो एमिलियो एस्कोबार की। इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ी जिसका प्रभाव आज भी कायम है। शुरू होती है 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया के एक छोटे से टाउन रियो नेग्रो में एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार। वह अपने माता पिता की तीसरी संतान थी। पिता फार्मर तो माँ स्कूल टीचर थी। उसके जन्म के ठीक पश्चात उसका परिवार मेडलिन में शिफ्ट हो गया था। वहीं वह पला बड़ा और उसकी स्कूलिंग हुई। ख्वाब तो वह लॉयर और फिर पॉलिटिक्स में आकर प्रेसिडेंट बनने के देखता था, परंतु उसकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन बढ़ती उम्र और उभरती जवानी के साथ उसका नजरिया और इंटरेस्ट दोनों बदलने लगे। उसको समझ में आ गया कि दुनिया में सबसे ताकतवर वही है जिसके पास अंधा पैसा है। पैसों की अहमियत तब और उसे अच्छे से समझ आ गई जब उसकी घर की पुअर कंडीशन की वजह से उसको अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। उस दिन से उसने ठान लिया कि उसे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है, चाहे उसे किसी भी रास्ते पर क्यों ना जाना पड़े। उसने उस दिन खुद से प्रॉमिस किया कि अगर वह 25 की उम्र तक 1 मिलियन पेसों नहीं कमा सकता है तो वह सुसाइड कर लेगा। और यहीं से शुरुआत होती है उस पल की जहां जल्दी अमीर बनने की चाह ने उसे क्राइम की उस दुनिया में धकेल दिया जहां से निकलना लगभग असंभव। वह अपने कजिन ब्रदर गुस्तावो गविरिया के साथ मिलकर कई इलीगल गतिविधियों को अंजाम देने लगा, जैसे फर्जी डिप्लोमास बेचना, टॉम स्टोन्स को चोरी करना, साउंड इक्विपमेंट्स की चोरी करना। तो वह जानता था कि वह इन छोटी छोटी चोरियों से अमीर नहीं बन सकता, इसलिए महज 20 साल की उम्र में कार चोरी, किडनैपिंग और फिरौती जैसी बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज को अंजाम देने लगा। एक बार मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट डियागो इक्वेरिया को किडनैप किया और बदले में $50,000 की फिरौती मांगी। $50,000 की फिरौती मिलने के बाद भी उसने डियागो इक्वेरिया को मौत के घाट उतार दिया। एक तरफ उसकी पॉपुलैरिटी बनने से क्राइम की दुनिया में उसके राइवलरी गैंग में टेंशन का माहौल था, तो दूसरी तरफ वह पुलिस की नजरों में आ रहा था। कई बार पुलिस की गिरफ्त से बचने के पश्चात 1974 में कार चोरी के जुर्म में उसे कई महीने जेल में रहना पड़ा। जेल जाकर उसके हौसले और बुलंद होते गए। उसने वहीं से अपना काम जारी रखा, पुलिस से डील करना सीख लिया। शुरुआती दौर में पैसों के लिए वह चोरी, डकैती, किडनैपिंग एवं फोर्जरी जैसे क्राइम करता था, लेकिन जब उसकी नजर कोकीन के धंधे पर पड़ी तो उसे उसके प्रॉफिट के आगे सारे धंधे फीके लगने लगे। यह 1970s का वह दौर था जब कोलंबिया के ड्रग ट्रैफिकर्स ड्रग स्मगलिंग करके बेशुमार पैसा छाप रहे थे। तब पाब्लो इसी काले धंधे में उतरने का फैसला लेता है। शुरुआती दौर में उसने दूसरे स्मगलर्स के लिए काम किया और इस ड्रग की इस काली दुनिया में बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन बना ली। लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आ गया था कि दूसरों के लिए काम करके मोटा पैसा नहीं कमाया जा सकता। इसलिए पाब्लो खुद का ड्रग कार्टेल बनाने का फैसला लेता है। लेकिन उस फील्ड में बड़े बड़े ड्रग माफियाज, बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद थे। वह उन्हें अपने रास्ते से हटाने का फैसला लेता है और 1975 में कोलंबिया के सबसे बड़े ड्रग स्मगलर फेबियो रेस्टेपो को जान से मरवा देता है और उसके सारे आदमियों को अपने साथ मिलके काम करने के लिए मजबूर कर देता है। अगला साल 1976 पाब्लो की जिंदगी में कई बड़े बड़े बदलाव लेके आता है।
पाब्लो वहां के बड़े बड़े स्मगलर्स के साथ मिलकर अपना खुद का ड्रग कार्टेल मेडलिन कार्टेल बनाता है, जिसका हेड खुद पाब्लो था। पाब्लो के तेज दिमाग और नेटवर्क की वजह से धंधा तेजी से चलने लगता है। वह कभी मछली के पेट तो कभी एरोप्लेन के टायर, कभी टीवी तो कभी कॉन्डम्स में भरकर ड्रग सप्लाई करता है। इस ड्रग सप्लाई करने में साथ देने वाले पायलट को लगभग $5 लाख का इनाम देता था। पाब्लो के पास अच्छी दौलत होने के बाद वह एयरक्राफ्ट एवं सबमरीन खरीदकर पेरू, कोलंबिया जैसे देशों से अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता था। मार्च 1976 में पाब्लो अपनी गर्लफ्रेंड मारिया विक्टोरिया से शादी कर लेता है, जो उम्र में महज 15 साल की थी। 9 जून 1976 को कोलंबियन इंटेलिजेंस एजेंसी की एक रेड में लगभग 40 पाउंड कोकीन बरामद होती है। पाब्लो समेत उसके 6 साथियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, परंतु पाब्लो तब तक कानूनी दांव पेच सीख चुका था। कुछ जजेस, वकीलों और पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देकर तो कुछ को डरा धमका कर बाहर आ जाता है, और बाहर आते से ही 2 एजेंट्स जिन्होंने पाब्लो को गिरफ्तार करवाया था उनको मौत के घाट उतारा। इस तरह पाब्लो ने अपनी मंशा दुनिया के सामने जाहिर कर दी। प्लाता मतलब मेरे साथ काम करो, प्लोमो मतलब मेरे खिलाफ जाने की जरूरत की तो मारे जाओगे। पाब्लो के सामने मिनिस्टर हो या जजेस, जर्नलिस्ट हो या पुलिस, सबको यह 2 ही ऑप्शन देता था। जब पाब्लो का व्यापार बढ़ने लगा तो पाब्लो की दौलत भी बढ़ने लगी। पाब्लो ने बहमोस के एक आइलैंड पर कई सारी जमीनें खरीदी, 1 किलोमीटर की एयर स्ट्राइप बनवाई, कई एयरक्राफ्ट, बोट्स और हार्बर्स खरीदे। पाब्लो ने कोकीन को स्टोर करने के लिए एक रेफ्रिजरेटेड वेयर हाउस बनवाया, जिसके बाद यह आइलैंड पाब्लो के मेडलिन कार्टेल का सेंट्रल स्मगलिंग पॉइंट बन गया। पाब्लो दूसरे स्मगलर की कोकीन को भी अपने रिस्क पर सप्लाई करवाने लगा, जिससे उनके प्रॉफिट का एक बड़ा अमाउंट पाब्लो को मिलने लगा। देखते देखते पाब्लो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग का एक मेजर प्लेयर बन गया और अमेरिका की 80% कोकीन सप्लाई को कंट्रोल करने लगा। एक्सपेंशन का रिजल्ट यह हुआ कि पाब्लो हर सप्ताह लगभग $420 मिलियन कमाता था। पैसा इतना हो चुका था कि लगभग हर महीने $2500 सिर्फ रबर बैंड पर खर्च करता था। पैसों को गिना नहीं तोला जाता था, क्योंकि इतने सारे पैसों को गिनना असंभव था। हर साल लगभग $2 बिलियन गोडाउन में चूहे कुतर जाते थे या सड़ गल जाते थे। उसने सबसे ज्यादा खर्च मेडलिन में अपने एक 700 एकड़ में फैले घर में किया था, जिसकी जमीन ही सिर्फ $63 मिलियन की थी, जिसमें प्राइवेट एयरपोर्ट्स, हेलीपैड्स, आर्टिफिशियल लेक्स, सोकर फील्ड, बुल फाइटिंग इत्यादि। और दौलत का एक ऐसा नशा उसके सिर पर चढ़ चुका था कि इतना सब कुछ उसको कम लग रहा था। अपने बचपन के सपने को पूरा कर पॉलिटिशियन बनने का फैसला वह लेता है, ताकि पॉलिटिशियन बनकर अब कानून से बच सके। इसी मकसद से वह पब्लिक वेलफेयर के काम शुरू कर देता है और लोगों के लिए मकान, हॉस्टल, चर्चेस आदि बनवाता है। देखते ही देखते लोगों के बीच उसकी पर्सनैलिटी रॉबिन हुड वाली बन गई। अपना पॉलिटिकल कैंपेन चालू कर देता है। 1982 में चुनाव जीतकर कोलंबियन पार्लियामेंट का मेंबर बन जाता है। दुनिया हैरान थी कि देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल सत्ता में बैठा है। हर किसी के लिए यह बात हजम करना मुश्किल था। उसकी पावर और बढ़ गई और उसका ड्रग कार्टेल और स्मूथली चलने लगा, और देखते ही देखते वह दुनिया के कोकीन मार्केट का 80% मार्केट कैप्चर कर लेता है। लेकिन अब उसका सपना था देश का प्रेसिडेंट बनना, बट इतने क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ देश का प्रेसिडेंट बनना तो दूर की बात, वह अपनी पार्लियामेंट की सीट तक नहीं बचा पाया, क्योंकि अपोजिशन ने एक एक करके उसके क्रिमिनल हिस्ट्री की पोल खोलना शुरू कर दी। परंतु उसने अपनी पार्लियामेंट सीट से रिजाइन देकर जो अपोजिशन के मिनिस्टर उसका विरोध कर रहे थे, उसके खिलाफ पोल खोल रहे थे, उनको बेरहमी से मरवा दिया। मुश्किलें बढ़ने लगती हैं, उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट्स निकलने लगते हैं। उसने गवर्नमेंट के सामने यह शर्त रखी कि उसे अमेरिका की गवर्नमेंट को न सौंपकर कोलंबिया की जेल में ही रखा जाए, लेकिन गवर्नमेंट ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। 1980s में उसने गवर्नमेंट के सामने एक ऑफर रखा कि यदि कोलंबिया की गवर्नमेंट उसको अमेरिका को गवर्नमेंट को न सौंपकर कोलंबिया की जेल में ही रखेगी तो वह देश का $10 बिलियन का कर्ज उतार देगा। लेकिन बदनामी की डर से कोलंबियन गवर्नमेंट ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उसने खून खराबा चालू कर दिया। उसके खिलाफ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी लाने का प्रस्ताव लाया गया। जो भी ऑफिसर उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के फेवर में बात करता, पाब्लो उसको मरवा देता। के अलावा M19 नाम से मशहूर लेफ्ट विंग गोरिल्ला को उसने फंडिंग की, जिन्होंने नवंबर 1985 में सुप्रीम कोर्ट पर अटैक कर लगभग आधे जजेस को मरवा दिया। सुप्रीम कोर्ट में एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट के साथ ही कई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जलाकर राख कर दिए। पाब्लो ने अपने ही देश के खिलाफ जंग छेड़ दी। नया प्रेसिडेंट बनते ही कोलंबियन गवर्नमेंट ने यूएस गवर्नमेंट के साथ मिलकर नई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की, जिसने यूएस फोर्सेस और कोलंबियन गवर्नमेंट की फोर्सेस ने मिलकर रेड डाली और उसकी कोकीन जब्त कर ली। साथ ही उसकी राइवलरी गैंग काली कार्टेल्स ने भी उससे टारगेट करना शुरू कर दिया। उसकी बीवी एवं बच्चों को निशाना बनाकर उसके घर के सामने 70 केजी का डायनामाइट बम गिराया गया। उन्होंने भी काली कार्टेल गैंग के कई मेंबर को मौत के घाट उतार दिया और उनकी दर्जनों प्रॉपर्टी को बम से उड़ा दिया। कार्टेल वॉर तो रुक गया, परंतु अमेरिका के नाम की तलवार आज भी पाब्लो के सर पर मंडरा रही थी। तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी रुकी, न ही पाब्लो की बर्बरता। साल आता है 1989, जो पाब्लो को लेकर कई आंकड़े सामने लेके आता है। एक आंकड़ा पाब्लो की अमेरिका,
जिसमें पाब्लो की नेटवर्थ 25 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छू जाती है। तो वहीं दूसरा आंकड़ा, पाब्लो ने अलग अलग जगह 100 से ज्यादा बॉम्ब ब्लास्ट करवाए थे। उसने क्राइम्स और मर्डर्स कितने करवाए इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी प्रकार पाब्लो ने जजेस हो या जर्नलिस्ट, ऑफिसर्स हो या मिनिस्टर, किसी को नहीं बख्शा। उसके निशाने पर देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले लीडर्स भी थे। अगस्त 1989 में लुइस कार्लोस, जो कि देश के प्रेसिडेंट पद के सबसे बड़े दावेदार थे, उनको मरवा देता है। तो वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट पद के दूसरे सबसे बड़े उम्मीदवार सीजर गवेरिया को मारने के लिए एविएन का फ्लाइट 203 को हवा में ही बॉम्ब से उड़वा देता है, जिसमें 100 से ज्यादा मासूम लोगों की जान जाती है। फॉर्चुनेटली सीजर गवेरिया से वह फ्लाइट मिस हो गई थी और वह बच गए और देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन जाते। पाब्लो और कोलंबियन फोर्सेस के बीच चल रही इस खूनी जंग की वजह से पाब्लो के कई मेंबर्स मारे जाते हैं, तो कई को अरेस्ट कर लिया जाता है। वहीं फोर्सेस के भी कई मेंबर्स की जान चली जाती है। इसी खूनी जंग का अंत 1991 में होता है, जब कोलंबियन अथॉरिटीज ने कोलंबियन क्रिमिनल्स को यूएस के हवाले करने से इनकार कर दिया। तो पाब्लो की जीत इससे कहीं बड़ी थी, इसलिए जून 1991 में पाब्लो इस शर्त पर सरेंडर करता है कि वह अपनी खुद की बनाई हुई जेल में रहेगा। उस जेल में गार्ड्स भी उसी के होंगे और 12 मील के दायरे में कोलंबियन फोर्सेस की एंट्री नहीं होगी। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी क्रिमिनल को खुद की बनाई हुई जेल में रहने की सहूलियत दी गई। वह जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं थी। वहाँ बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग्स होती थी, बड़ी बड़ी हस्तियां उससे मिलने आती थी और वहीं से बैठकर वह अपने कोकीन का धंधा बड़ी स्मूथली से चला रहा था। लेकिन एक दिन पाब्लो ने अपने ही कार्टेल्स के 2 मेंबर को बड़ी बेरहमी से मौत की नींद सुला दी। इसलिए गवर्नमेंट की चिंता और बढ़ने लगी। गवर्नमेंट को समझ आ चुका था कि इस जेल में रहने से ना तो पाब्लो का कोकीन का धंधा कम हो रहा है और ना ही उसकी ब्रूटलिटी, इसलिए उसकी सिक्योरिटी को और टाइट करने का फैसला लिया जाता है। पाब्लो को पकड़ने के लिए 22 जुलाई 1992 को कोलंबियन फोर्सेस ने जेल पर धावा बोल लिया, लेकिन पाब्लो तब तक फरार हो चुका था। उसको गवर्नमेंट का प्लान पहले से ही पता था। पाब्लो का इस तरह जेल से फरार होना कोलंबियन अथॉरिटीज के लिए बड़ी शर्मनाक बात थी। उधर अमेरिकन गवर्नमेंट कोलंबियन गवर्नमेंट को बार बार फटकार लगा रही थी, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट अपने कंट्री में ड्रग सप्लाई को जल्द से जल्द रोकना चाहती थी, जिसके लिए कोकीन किंग पाब्लो का पकड़ा जाना सबसे जरूरी था। इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कोलंबियन फोर्सेस और अमेरिका की ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी DEA ने मिलकर द सर्च ब्लॉक ऑपरेशन यूनिट तैयार की और जो कोई भी उसकी जानकारी देगा उसको $2.3 बिलियन का अवार्ड देने की घोषणा की। दुश्मनी के इतने बीज हो चुका था कि अब उसके लिए ज्यादा दिनों तक बचना मुश्किल था। इसलिए कहते हैं कि जुर्म आपको सब कुछ देता है, लेकिन अंत में कफन और इज्जत नहीं देता। कोलंबियन एंड अमेरिकन फोर्सेस एक तरफ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, तो वहीं दूसरी ओर लॉस पेपेस नाम का पैरामिलिट्री ग्रुप उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ा था। एक तरफ फोर्सेस उसके मेंबर्स एवं साथियों को मार रही थी, तो दूसरी तरफ लॉस पेपेस नाम का ग्रुप उसके साथियों को मौत के घाट उतार था। उसके अरबों खरबों की दौलत भी उसे प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही थी। पाब्लो किसी तरह लगभग 1.5 साल तक पुलिस की गिरफ्त से बचता रहता है, लेकिन 1 दिसंबर 1993 को जब वह अपना 44वां जन्मदिन मना रहा था, तब वह अपने बीवी बच्चे समेत कई खास लोगों से बातचीत करता है, जिसका पता यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद से कोलंबियन फोर्सेस द्वारा कर लिया जाता है और उसको ट्रेस करके उसके लोकेशन पता कर ली जाती है, जिस वजह से 2 दिसंबर 1993 को मेडलिन की एक बिल्डिंग पर फोर्सेस के द्वारा धावा बोल दिया जाता है। इसे देख पाब्लो और उसके साथी छत से भागने लगते हैं। उनका पीछा करने पर उनके द्वारा फायरिंग की जाती है। इधर से पुलिस के द्वारा भी ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में पाब्लो को एक के बाद एक कई गोलियां लगती हैं, जिस वजह से अरबों खरबों का मालिक, कई लोगों का कातिल, बेगुनाह लोगों का गुनहगार चंद सेकंड में ढेर हो जाता है। हालांकि उसके मरने के पीछे की वजह चाहे जो भी रही हो, उसके पीछे एक थ्योरी यह भी है कि उसने सुसाइड किया था। उसका हमेशा से कहना था कि अमेरिका की जेल में सड़ने से अच्छा है कि कोलंबिया की मिट्टी में दफन हो जाए। वजह चाहे जो भी रही हो, दुनिया का सबसे खूंखार, खतरनाक और अमीर ड्रग माफिया चंद सेकंड में मिट्टी में ढेर हो चुका था। उसके फ्यूनरल में लगभग 25,000 लोग उसकी मौत का मातम मना रहे थे, क्योंकि वह कई लोगों के लिए मसीहा भी था। पाब्लो के बाद भी दुनिया में एक से एक ड्रग माफिया हुए, लेकिन वह अकेला एक ऐसा ड्रग माफिया था जिसे दुनिया में द कोकीन किंग, ड्रग लॉर्ड के नाम से जाना गया, जो लगभग 7 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में बना रहा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज के लिए बने रहिए हमारे चैनल द डेमोक्रेटिक लॉयर पर। धन्यवाद।